हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पिटिशन विद गीता। आज का हमारा टॉपिक है अकबरकालीन ग्रंथ है। तो यहाँ पर अकबरकालीन ग्रंथ देखेंगे और जितने भी अकबरकालीन ग्रंथ हैं वो सारे मैं करा दूंगी आपको, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, आपका सिलेबस है तो सिलेबस में से हर चैप्टर से आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ये तो आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये जो अकबरकालीन ग्रंथ हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी फुल डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पर क्या क्या है, ठीक है। ये तो आज तो मैंने पूरे आंसर नहीं लिखे हैं कि मैंने सोचा था कि सारे स्टूडेंट हैं तो कम से कम देखें और उसको समझें और उसके आंसर देने की कोशिश भी करें, ठीक है। तो यहाँ से है तो बिल्कुल जैसे मैं बता रही हूँ बिल्कुल आप ऐसे ही नोट डाउन करिएगा कि याद करने में आपको आसानी रहेगी, ठीक है। अगर कोई भी टेलीग्राम से नहीं जुड़ा है तो वो अबाउट सेक्शन में, चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए और वहां से टेलीग्राम लिंक है, वहां से अपना टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल सके कि कब हमारी क्लास होती है, ठीक है। तो चलिए तो फिर स्टार्ट करती है यहाँ पर हमजानामा। और देखो, बिना कहे मेरे सारे मतलब जितने भी हैं स्टूडेंट वो कम से कम लाइक तो कर दिया करें। बहुत सारे स्टूडेंट हैं मतलब जब मैं कहती हूँ तभी लाइक करते हैं, तो बिना कहे ही लाइक कर दिया करें, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर कम ये सोचिए कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है, आपको मैटर कलेक्ट करने के लिए और वो सब बनाने के लिए। चलिए तो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चलिए, तो अकबरकालीन ग्रंथ है तो अकबरकालीन हम पहले ग्रंथ देखते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा और अच्छे से समझिएगा। अकबरकालीन ग्रंथ हैं जो 3 भागों में विभाजित हुए थे, ठीक है। तो एक तो हम पहले देखेंगे अभारतीय और दूसरा हम देखेंगे अभारतीय, और फिर मतलब एक देखेंगे अभारतीय और दूसरा देखेंगे भारतीय, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे ऐतिहासिक ग्रंथ, ठीक है। ये 3 है तो तीनों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले है, एक मिनट, मैंने इसीलिए दोनों कलर ले रखे हैं कि ताकि उठाना ना पड़े, आपको डिस्टर्ब ना करना पड़े, ठीक है। तो पहला हम देखेंगे अभारतीय है। अभारतीय में देखेंगे हमजानामा है, तूतीनामा है, खमसा निजामी है और यहाँ पे दीवाने हाफिज है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इनके बारे में पढ़ेंगे। पहले अभारतीय के बारे में पढ़ेंगे कि अभारतीय क्या है, फिर उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर भारतीय कथाओं के चित्र देखेंगे, फिर उसके बाद लास्ट हम ऐतिहासिक चित्र देखेंगे, ठीक है। तो पहले देखते हैं भारतीय कथाओं के चित्र। तो रामायण, महाभारत, नल दमयंती, ठीक है, यहाँ पर नल दमयंती, ठीक है, याद रखिएगा नल दमयंती है, और यहाँ पे पंचतंत्र, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी हैं फारसी अनुवाद क्या है और इनको कौन कौन से चित्र बने हैं ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो बिल्कुल अच्छे से इसको पढ़िएगा। अब हम बात करते हैं, लास्ट है हमारा ऐतिहासिक ग्रंथ, ठीक है। जो ऐतिहासिक चित्र है वो वहां पर कौन कौन से देखेंगे, शाहनामा, तैमूरनामा मतलब बाबरनामा, अकबरनामा, तारीख अल्फी और जमीउत तारिक, ठीक है। ये चीज है, ये चीज आपको याद करना है कि कौन सा ऐतिहासिक ग्रंथ है, मतलब ऐतिहासिक ग्रंथ का जो चित्रण हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ऐतिहासिक ग्रंथों का चित्रण हुआ है। वैसे तो ग्रंथ और किसी के हैं, लेकिन यहाँ पे जो ग्रंथ हैं वो किसी मतलब ये है कि इनके यहाँ पर चित्रण आपको देखने को मिलेंगे। मतलब ये है कि मतलब जो ग्रंथ है वो पहले से लिए थे और उनका चित्रण करवाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि मुगल काल में सबसे पहले देखेंगे हमजानामा। हमजानामा ये मुगल काल की सबसे पहली और प्रथम पांडुलिपि है, ठीक है, मुगल काल की, ठीक है। ओवरऑल की बात नहीं कर रहे हैं, मुगल काल की बात कर रहे हैं हमजानामा। और हमजानामा क्या हो जाएगा आपका, अभारतीय हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। ये भी लिख देती हूँ यहाँ पर अभारतीय की, ताकि आपको आसान रहे याद करने में, ठीक है। तो ये पता ही है कि मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अभारतीय ग्रंथ चित्रण, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका जो फारसी अनुवाद है वो क्या है, और दूसरी चीज है जो फारसी अनुवाद किया था वो किसने किया था। तो जल्दी सारे स्टूडेंट बताइए कि फारसी अनुवाद है वो क्या है। देखो, इसका फारसी अनुवाद है दास्तान ए अमीर हमजा, या फिर अमीर हमजा भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं दास्तान ए अमीर हमजा। दास्तान, देखो मैं लिख लिख के अगर पढ़ाऊंगी तो मुझे तो लगता है 2 घंटे लग जाएंगे चलिए, दास्तान ए अमीर हमजा, ठीक है, अमीर हमजा, या फिर हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर या करके लिख सकते हैं। यहाँ पर एक मिनट मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि ताकि आपको समझ में आए, या फिर हम बोल सकते हैं अमीर हमजा, ठीक है। दोनों ही उतार लीजिएगा आप, दोनों में से कोई सा भी आ सकता है, अमीर हमजा, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा।
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको अच्छे से याद करिएगा। अगर हम इसकी बात करें कि जो इसके फारसी अनुवाद जो किया था वो किसने किया था, तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, देखते हैं कौन स्टूडेंट बताता है। इसका फारसी अनुवाद लिखने की तो जगह ही नहीं बची। चलिए, तो अब हम बता देते हैं यहाँ पर इसका जो फारसी अनुवाद किया था, कहाँ लिख दूँ मैं, समझ में भी नहीं आ रहा है। चलिए, तो यहाँ पर जो फारसी अनुवाद है मैं यहीं पर लिख देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जिसका फारसी अनुवाद है वो किसने किया था, जल्दी सारे स्टूडेंट बताए। अताउल्लाह, ठीक है, अताउल्लाह काज़वीन, अताउल्लाह काज़वीन। चलिए, आ गया, वेरी गुड। चलिए, तो यहाँ पर है जो उसका, देखो ये चीज़ याद रखिएगा जैसे मैं बताती जा रही हूँ। जो अमीर हमजा है ये चीज़ आपको याद करनी है, यहाँ पर इसका जो फारसी अनुवाद हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं जो इनके अनुवाद किया था, ठीक है, अनुवाद किया था उसने, ये मतलब उनको मुंशी या फिर मतलब जो पहले है तो उनको मुंशी बोले थे, मतलब आप आम भाषा में बोल सकते हैं लिपिक, ठीक है, लिपिक मतलब लिखने वाला, लेखक, ठीक है। तो ये मुंशी अताउल्लाह काज़वीन है, ठीक है, याद रखिएगा, काज़वीन, काज़वीन, ठीक है, अताउल्लाह काज़वीन, ठीक है, मुंशी या फिर बोल सकते हैं इसको लिपिक, ठीक है। तो ये तो आपका पहला वाला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे जो इसका मतलब विषय था वो क्या था, मतलब हमजानामा में क्या विषय लिया गया था। तो सारे स्टूडेंट बताइए कि विषय क्या लिया गया था, जल्दी से बताइए, मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रही हूँ। मोहम्मद साहब के चाचा, मोहम्मद साहब के चाचा हैं कौन, अमीर हमजा, अमीर हमजा के 360 कहानियाँ, ठीक है, 360 कहानी लिख देती हूँ, ठीक है, 360 कहानी का यहाँ पर विषय लिया गया है, ठीक है। ये एक बार भी बता देते हैं कि ये जो विषय है वो एक घटना चित्र बने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये 360 कहानियाँ हैं, इसमें ये भी बता देते हैं ये एक घटना चित्र है, ठीक है, ये भी बता देती हूँ यहाँ पर घटना चित्र। देखिए, आप बिल्कुल अच्छे से समझा रही हूँ, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप भी जानते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमजानामा में, तो आपका जो ग्रंथ है वो आता ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी पूछ सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर हमजानामा का पूरा कंप्लीट लिखवा रखा है और इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा कंप्लीट नहीं है, मैं कंप्लीट आपको करके दूंगी, और कोशिश करा करिए जो आपको आ रहा है तो उसके आंसर भी दीजिए। बाकी तो बहुत सारे स्टूडेंट को आता भी होगा आंसर। तो बताइए चित्रों की संख्या कितनी है, जल्दी से बताइए। ये भी बता देते हैं चित्रों की संख्या जो है वो कितनी है, 2400 है, ठीक है, 2400 चित्र है, ठीक है, याद रखिएगा 2400 चित्र है, और जिसमें 12 खंड हैं, ठीक है, याद रखिएगा, जिसमें 12 खंड हैं, जिसमें 12 खंड हैं, याद रखिएगा। 2400 चित्र है, चित्रों की संख्या है 2400, जिसमें 12 खंड हैं, जिसमें से 4 खंड के 1000 चित्र किसने बनाए हैं, मीर सैयद अली ने बनाए हैं। किसने बनाए हैं, मीर सैयद अली, याद रखिएगा, मीर सैयद अली, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर 8 खंडों के जो 1400 चित्र बनाए हैं वो किसने बनाए हैं, किसने बनाए हैं, जल्दी सारे स्टूडेंट बताइए। ये पहले भी बता देती हूँ, मीर सैयद अली ने हुमायूं के समय बनाए हैं, यही बता देती हूँ, हुमायूं के समय, हुमायूं कालीन लिख देते हैं सबसे अच्छा, ठीक है, हुमायूं कालीन। अगर हम बात करें यहाँ पे 8 खंड के जो 1400 चित्र बनाए हैं वो मतलब किसने बनाए हैं, अब्दुल समद सिराजी ने बनाए हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका अकबर कालीन हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, सॉरी, हाँ सही तो लिखा था, अब्दुल समद सिराजी, याद रखिएगा, ठीक है, अब्दुल समद सिराजी हैं। ये क्या हो जाएगा आपका अकबर कालीन, ठीक है, मैं ब्लैक से लिख दूं तो अच्छे समझ में आएगा, अकबर कालीन, याद रखिएगा, ठीक है। ये चीज आपका हो गया। देखो जिस तरह से मैं बताती जा रही हूँ आप वैसे ही नोट डाउन करिएगा और उसको वैसे ही लर्न करिएगा, ठीक है। इसी टाइप से ही आपके क्वेश्चंस करे जाते हैं। अब इसका देखेंगे, इसमें समय तथा चित्रकार, मतलब जो हमजानामा को समय जो लगा था
वो कितना समय लगा था, और इसमें जो चित्रकारों ने जो सहयोग दिया था वो कितने लोगों ने दिया था। तो बताइए सारे स्टूडेंट, जल्दी से बताइए, समय क्या हो जाएगा आपका, कम से कम 15 वर्ष लगा था। कितना लगा था, 15 वर्ष लगा था, और 15 वर्ष लगा, ठीक है। और बता देते हैं 50 चित्रकार, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर माध्यम तथा माप, मोस्ट इंपोर्टेंट है माध्यम तथा माप। जो इसका माध्यम था वो कौन सा लिया गया था, और जो इसका माप है वो क्या है। तो आप भी लोग जानते हैं कि माध्यम और माप दोनों ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको पूछ लिया जाता है। तो सारे स्टूडेंट माध्यम तथा माप बताइए। देखो सूती कपड़ा है, पहले चलो माप लिख देती हूँ मैं, ठीक है। माप है इसका 68 × 52 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हम बात करें इंच में तो 27 × 20 इंच, याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पर ये चीज देख लीजिएगा, ये जो है ये चीज देख लीजिएगा, ठीक है। यह सेंटीमीटर में है, 68 × 52 सेंटीमीटर, यहाँ पर है 27 × 20 इंच, ठीक है। ये इंच में है, तो इसको अलग ही याद करिएगा, ठीक है। दोनों ही अलग याद करिए। यहाँ पर इंटू फालतू में लगा दिया है मैंने, कम लगा देते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर माध्यम की, तो माध्यम क्या हो जाएगा आपका, सूती कपड़ा, ठीक है, याद रखिएगा, क्या हो जाएगा आपका, सूती कपड़ा। चलिए ये चीज पॉइंट हो गया। अगर हम इसकी बात करते हैं, जो इसका हमजानामा का जो दूसरा नाम था वो क्या था, तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए, इसका जो दूसरा नाम है वो क्या हो जाएगा, जमुरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जमुरात। वर्तमान में जो चित्र मिले हैं, तो देखो पांडुलिपि है तो मुगल पीरियड की है, तो मुगल काल का, तो आप समझ ही गए होंगे कि चित्र हैं। तो वर्तमान समय में जो चित्र मिले हुए हैं वो कितने मिले हुए हैं, तो सारे स्टूडेंट जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से बताइए कि वर्तमान में जो चित्र मिले हैं वो कितने बने हैं आपके, 150 चित्र मिले हैं। कितने मिले हैं, 150 मिले हैं। अब हम बात करते हैं कि आर्ट एंड, अभी तो देखा कि वर्तमान में जो चित्र मिले हैं वो कितने मिले हैं, 150 हैं, ठीक है, ओवरऑल की बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आर्ट एंड इंडस्ट्री म्यूजियम वियना, यानी कि जो है संग्रहालय, ये चीज आप देख रहे हैं, आर्ट हिस्ट्री एंड म्यूजियम एंड वियना में कितने चित्र यहाँ पर मिले हुए हैं। तो सारे स्टूडेंट बताइए, ये चीज तो आपने शायद पढ़ रखा होगा कि देखो यहाँ पर तीनों जगह पर मिले हैं, एक साउथ केसिंगटन और संग्रहालय, और अमेरिका के विभिन्न संग्रहालय में, ठीक है। यहाँ पे अमेरिका के विभिन्न संग्रहालयों में भी रखे गए हैं, और साउथ केसिंगटन संग्रहालय में भी रखे गए हैं, और आर्ट एंड इंडस्ट्रियल म्यूजियम वियना में भी रखे गए हैं। तो आपको यहाँ पर बताने की आर्ट में मतलब कितने रखे गए हैं, 61, ठीक है। साउथ केसिंगटन, ठीक है, साउथ केसिंगटन संग्रहालय में कितने रखे गए हैं आपके, 25, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। वैसे इतना एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये चीज पूछ सकते हैं कि यहाँ पे संग्रहालय के नाम दे दिए गए हैं, तो आपको बताने हैं कि हमजानामा में आप बस संग्रहालय याद करिएगा कि यहाँ पे कौन कौन से संग्रहालय में रखे गए हैं, हमजानामा के चित्र रखे गए हैं, ठीक है, तो ग्रंथों के चित्र, तो याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं, लास्ट है हमारा अमेरिका के विभिन्न संग्रहालय में कितने रखे गए हैं, 15 रखे गए हैं, ठीक है। ये तो हमारे हो गए मतलब पूरे वर्ल्ड का हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारे भारत में देखेंगे, ठीक है। अब हम भारत में देखेंगे कि भारत में जो चित्रों की संख्या है वो कितनी है। देखो यहाँ पर तो आपने देख लिया कि 150 हैं, तो यहाँ पर अब हम देखेंगे भारत में जो चित्रों की संख्या है वो टोटल सिर्फ मात्र 6 है, ठीक है। तो भारत कला भवन में वो चित्रों की संख्या कितनी मिली है, तो सारे स्टूडेंट बताइए, ओनली 2, कितनी है, 2 है। मुंबई में भी 2 है, ठीक है। हैदराबाद में 1 हो जाएगा, बड़ौदा संग्रहालय में भी 1 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो प्रभाव पड़ा है हमजानामा का, वो किसका प्रभाव पड़ा है। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से कमेंट करके बताइए कि जो हमजानामा में जो प्रभाव पड़ा है वो किसका पड़ा है। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए किसका पड़ा है प्रभाव, ईरानी तथा फारसी, ठीक है, याद रखिएगा, ईरानी तथा फारसी, याद रखिएगा। और नोट साथ साथ में, देखो अब तो मैं धीरे धीरे करा रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप साथ साथ में उसको नोट भी करते जाइए, ठीक है। अलग से टाइम मत दीजिए, जैसे आप वीडियो वॉच करते हैं आप सीधे में ही उसको नोट डाउन करते जाइएगा, ताकि आपको एग्जाम टाइम में आपको याद करने में आसानी रहे, ठीक है। तो कोशिश करा करिए कि साथ साथ में उसको नोट डाउन भी करते जाइएगा, कि इसीलिए मैं सीक्वेंस से चला रही हूँ। कोई भी, अभी आपने भी देखा होगा, कोई भी अपना देखो फ्री में
कोई भी आपकी कोई फीस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आराम से आपको फ्री कम से कम जो मिल रहा है तो उसको तो सबसे पहले ही ले लेना चाहिए, ठीक है। फ्री की चीज़ कौन किसको बुरी लगती है। तो आराम से देखो, मैं पूरा आपका कोर्स करा रही हूँ, तो अच्छे से इसको मतलब लर्न करिए, अच्छे से नोट डाउन करिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो है आपका एग्जाम, देखो अभी तो आपका एग्जाम नहीं होने वाला है, कोशिश करूंगी कि आपका एग्जाम से पहले पहले इंडियन वेस्टर्न, आपका आर्किटेक्चर, इवन ग्राफिक पूरा कंप्लीट करा दूं, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो प्रभाव, ओवरऑल की प्रभाव की बात करते हैं, जो इफेक्ट पड़ा था वो मतलब ईरानी तथा फारसी का हो जाएगा। अगर हम इनकी बात करें, पहनावा तथा भाव भंगिमा की बात करें, ठीक है, तो किसका प्रभाव पड़ेगा, हमारा भारतीय का पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहनावा, भाव भंगिमा तथा वातावरण दिखाया गया है वो किसका दिखाया गया है, भारतीय का दिखाया गया है। याद रखिएगा, किसका दिखाया है, भारतीय का दिखाया है। अगर हम इसकी रंग की बात करें तो रंग जो है मुगल काल में, जो आप भी जानते हैं कि बहुत ही चमकदार रंग है, कंट्रास्ट में ब्राइटनेस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रंग है वो क्या हो जाएगा, आपका चमकदार हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ये तो चीज हो गया। अब हम बात करते हैं, ये भी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, चेहरे की बात करते हैं। देखो चेहरा जो बना है, देखो आप लोग भी जानते हैं कि देखो अकबर कालीन में जो बने हैं, सबसे ज्यादा चित्र बने हैं वो 1.5 चश्म के चेहरे बने हैं, ठीक है। याद रखिएगा, अकबर कालीन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1.5 चश्म के चेहरे बने हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ जो ग्रंथ हैं तो वहां पर उसमें आपको 1 चश्म के चेहरे मिल जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम उसी की बात कर रहे हैं, यानी कि हमजानामा की बात कर रहे हैं, तो हमजानामा में सिर्फ एक मतलब जो है चित्र जो बने हैं वो 1 चश्म के चेहरे बने हैं। याद रखिएगा, कितने बने हैं, 1 चश्म के चेहरे बने हैं, इसीलिए इसको यहाँ पर मेंशन कर दिया है, इसीलिए मेंशन करा गया है कि यहाँ पर 1 चश्म के बने हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमजानामा का जो आप देख रहे हैं, तो हमजानामा में जो चित्र दिखाए गए हैं वो सबसे ज्यादा जो दिखाए गए हैं वो 1 चश्म के दिखाए गए हैं। लेकिन अगर आप अकबर पढ़ेंगे तो अकबर को आपको 1.5 चश्म के चेहरे मिल जाएंगे, ठीक है। जहांगीर और शाहजहां की बात करें तो हमें कौन से मिल जाएंगे, 1 चश्म के चेहरे मिल जाएंगे। तो अगर हम ओवरऑल की बात करें तो हम मुगल की, तो हमें 1 चश्म ही राइट आंसर लगाना है, ठीक है। ये चीज आपका कंफ्यूजन आपका आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बता देते हैं कि जो चेहरा है, इसीलिए इसको अलग से मेंशन कर रखा है, क्योंकि अकबर कालीन में तो 1 चश्म चेहरे बने नहीं थे, लेकिन यहाँ पर हमजानामा में आपको देखने को मिल जाते हैं, इसीलिए आपको अलग से मेंशन कर रखा है कि यहाँ पर जो चेहरे बने हैं वो 1 चश्म के बने हैं, ठीक है। तो ये चीज आपका आई होप कि इतना क्लियर हो गया है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर हमजानामा के चित्रों की बात करते हैं, ठीक है। जो हमजानामा में चित्र हैं तो वो भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो हमजानामा में जो चित्र हैं वो देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है हमारा मिहिर दुख्त वार है, मिहिर दुख्त वार छोड़ते हुए, ठीक है, ये चीज है। ये कहाँ पर है, मारिया हरमन संग्रहालय स्विट्जरलैंड, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, मारिया हरमन संग्रहालय स्विट्जरलैंड है। अब हम दूसरे की बात कर रहे हैं, गांव के कुएं पर स्त्रियां हैं, देखो गांव के कुएं पर स्त्रियां हैं। तीसरा हम देखते हैं सूत काटते हुए महिला, ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। अब हम देखेंगे 4 पॉइंट, हीरे कटाई की मशीन, ठीक है। तो देखो अगर आप 2-3 बार ऐसे ही पढ़ते हैं पूरे ग्रंथ के बारे में तो मुझे लगता है कि आपको देखते ही बिल्कुल याद हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी जब एग्जाम आएगा तो बस ये पता होना चाहिए कि हमें अगर नॉलेज पूरी होनी चाहिए। अगर आपके पास किसी चैप्टर की पूरी नॉलेज है तो आप बहुत ही ज्यादा आसानी से उसको आंसर दे लेंगे। अगर आप ऐसे करके मान लो सिर्फ रटने लगेंगे तो आपको खुद नहीं समझ में आएगा कि कौन से क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर कोशिश करिएगा कि आप जितने भी चैप्टर हैं तो आप उसको अच्छे से तैयार करिएगा और अच्छे से लर्न करिएगा, एकदम कहानी की तरह लर्न करिएगा, कि ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटे ना, ठीक है। तो चलिए, तो ये चीज तो हमारा पूरा हो गया हमजानामा का। अब हम दूसरा देखते हैं तूतीनामा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने पूरा जो है ये वाला तो पूरा करा दिया है, अब भारतीय वाला तो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। उसके बाद हम कराते हैं आपको भारतीय कथाओं के चित्र कराएंगे, लेकिन आप पहले अभी इतना पढ़िए, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे तूतीनामा का जो समय है वो कितना हो जाएगा, 1570 1575, ठीक है। तो यहाँ पर जो विषय लिया गया है, यानी कि तूतीनामा से समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, तोते का प्रेमालाप की बात कर रहा है, ठीक है। याद रखिएगा किसका हो जाएगा आपका, तोते का प्रेमालाप, याद रखिएगा। बाकी तो इतना टाइम मिल जाता है कि आप साथ साथ में उसको नोट भी करते जाइएगा, ठीक है। तोते का प्रेमालाप,
बाकी अपनी स्पीड बढ़ाइए कि ताकि टाइम वेस्ट ना करें नोट्स बनाने में, ठीक है। उसको लर्न करने में जितना आपको टाइम देना है तो लर्न करने के लिए टाइम दीजिए। अब हम बात करते हैं देखो तकनीक की। तूतीनामा एक ऐसा ग्रंथ था जिसमें क्यूरस्क्यूरो, ठीक है, क्यूरस्क्यूरो बोल सकते हैं या फिर हम चेरस्क्यूरो बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो तकनीक है, जो टेक्निक है, यानी कि गहरा जो छाया दिखाया जाता है, जो बिल्कुल डार्क छाया दिखाया जाता है, वही क्यूरस्क्यूरो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर है तकनीक है, तो बता देते हैं क्यूरस्क्यूरो, ठीक है, क्यूरस्क्यूरो, ठीक है। ये या फिर हम बोल सकते हैं चेरस्क्यूरो, चेरस्क्यूरो। ये चीज याद रखिएगा। ये भी चीज बता देते हैं कि क्यूरस्क्यूरो और चेरस्क्यूरो क्या होता है, गहरा छाया प्रकाश होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखाना है, ठीक है। ये चीज आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, चाहे तो, वैसे तो मैंने आपको बता दिया है ब्रैकेट में, चाहे तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर है, अब हम देखेंगे चित्रों की संख्या। देखो यहाँ पर भी अपने चित्रों की संख्या देखी, अब हम यहाँ पर भी चित्रों की संख्या देखेंगे। तो यहाँ पर जो चित्रों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कितनी हो जाएगी आपकी। 103 हो जाएगी। संग्रहालय की बात करें तो संग्रहालय कौन सा हो जाएगा, चेस्टर बीट्टी संग्रहालय डबलिन, चेस्टर बीट्टी संग्रहालय डबलिन, याद रखिएगा, ठीक है, डबलिन। अब हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी बात करेंगे, थर्ड पॉइंट है दीवाने हाफिज, ठीक है। दीवाने हाफिज की बात करेंगे जिसका टाइम है वो 1605 है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर विषय, तो विषय कौन सा हो जाएगा, जल्दी से सारे स्टूडेंट बताइए, जल्दी से विषय बताइए इसका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पर हाफिज, मैं साथ साथ में लिखती भी जा रही हूँ, साथ साथ में नोट भी करते जाइएगा। हाफिज शिराजी, ठीक है, हाफिज सिराजी की शेर शायरियां हैं, ठीक है, हाफिज सिराजी की शेर शायरियां। बाकी शेर शायरियां तो सभी लोग जानते होंगे, शेर शायरी लिख लो, शेर शायरियां। चलिए, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी बात करेंगे, संग्रहालय की बात करेंगे, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से संग्रहालय भी बताइए जल्दी से। देखो बाकी तो देखो यहाँ से मैंने एक भी आपका क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, सारे आपके क्वेश्चन करा देंगे। रजा पोथी खाना, रजा पोथी खाना रामपुर, और रामपुर कहाँ पड़ता है, हमारे यूपी में पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर यूपी लिख सकते हैं, यूपी, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर आपको सबसे पहले, मतलब तूतीनामा में आपको सबसे आपका दीवाने हाफिज में सबसे पहले जो प्रथम हाशिए जो होते हैं, आपको यहाँ पर मतलब जो चित्रकार होते हैं उनके आपको हस्ताक्षर देखने को मिल जाएंगे, सबसे पहले इसी में ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे एक मिनट में ब्लैक कलर से ही लिख देती हूँ ताकि अच्छे समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पर प्रथम हस्ताक्षर पांडुलिपि, ठीक है। जो आर्टिस्ट होते थे, जो चित्रकार होते थे, तो यहाँ पर हस्ताक्षर भी यहाँ पर देखने को मिल जाते थे। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर साइन को, अब तो यहाँ पर अब सभी लोग करते हैं हस्ताक्षर, ठीक है। आपको भी पाल शैली, अब्रन शैली, जैन शैली में तो आपको देखने को नहीं मिला था, ठीक है। तो आपको दक्षिणी शैली में भी नहीं देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पर जो अगर हम प्रथम हस्ताक्षर पांडुलिपि, तो सबसे पहले हम देखेंगे तो आपको यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर, अब इसकी बात करते हैं, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले प्रथम हाशिया चित्रण, ठीक है, प्रथम हाशिया चित्रण। यहाँ पर जो हाशियों में पहले देखो हाशिया जो बनावट होती थी, बेल बूटो ये सब होती थी, लेकिन यहाँ पर प्रथम हाशिया चित्रण का यहाँ पर यूज हुआ है, यानी कि बहुत अच्छे से प्रयोग हुआ है, बहुत अच्छा बनाया गया है। यहाँ पर प्रथम हाशिया यहीं पर बनाया गया है। अभी हाशिया यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिला था, यहाँ पर हमजानामा में नहीं मिला था, तूतीनामा में नहीं मिला था, लेकिन आपको दीवाने हाफिज में मिला था। चलिए, तो अब हम देखते हैं 4 पॉइंट, खमसा निज़ामी है। तो खमसा निज़ामी का देखते हैं, जो इसका समय है 1596 से 1597, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सिर्फ ओनली 1 ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो कितना ज़्यादा टाइम लग गया आपको, कम से कम 15 वर्ष लग गया, लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है खमसा निज़ामी है, तो खमसा निज़ामी में जो विषय है वो कौन सा हो जाएगा आपका, लैला मजनू की कहानी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लैला
मजनू की कहानी। चलिए, तो लैला मजनू की सबने कहानी भी सुनी होगी, ठीक है, सुनी है कि नहीं? चलिए, तो संग्रहालय की बात करते हैं। संग्रहालय हो जाएगा आपका, जल्दी सारे स्टूडेंट नोट करिएगा, ब्रिटिश संग्रहालय कहाँ है, जल्दी से बताइए, ब्रिटिश संग्रहालय कहाँ है? इतना तो सभी लोग जानते होंगे, ब्रिटिश संग्रहालय कहाँ हो जाएगा आपका? लंदन में हो जाएगा, ठीक है, कहाँ हो जाएगा आपका? लंदन में हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर देखो, अभी तक आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो हाशिए पर चित्रण हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हाशिए बिल्कुल अलग से चित्र करते हुए बनाए हैं। मतलब ये है शिकार युक्त हाशिए, मतलब छोटे छोटे, यहाँ पे आप जानते ही हैं कि मुगल जो पीरियड है वो उसमें मिनिएचर पेंटिंग हुई है, और मिनिएचर का मतलब ये होता है लघु चित्र, ठीक है। तो बाकी स्टूडेंट जो नहीं जानते होंगे, आईजीडी बॉम्बे वाले, बाकी तो बीए एमए वाले तो जानते ही होंगे, मिनिएचर जानते होंगे। मिनिएचर होता है लघु चित्रण होता है, तो वहां पर उनको बिल्कुल सर्वप्रथम शिकार युक्त, मतलब जो शिकार वाले चित्र जो होते हैं वहां पर उसमें छोटे छोटे चित्र बनाए गए हैं, हाशियों में बनाए हैं, ठीक है। हाशिया मतलब जो बॉर्डरिंग होती है उसकी बात कर रहे हैं, जो ये वाला हाशिया होता है इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, ये वाली चीज बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या बनाया गया है? सर्वप्रथम शिकार युक्त क्या बनाए गए हैं? हाशिए बनाए गए हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे इनके देखते हैं अकबर कालीन के ग्रंथ, ठीक है। चलिए दूसरे देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पंचतंत्र है, ठीक है। अब हम इससे पहले हमने क्या बात करी थी? अभारतीय की बात करी थी, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? भारतीय की, ठीक है। तो यहाँ पे भारतीय कथाओं के जो चित्रण है उसके देखते हैं कि जो सबसे पहला है आपका पंचतंत्र। तो पंचतंत्र का तो आप जानते हैं कि इसका फारसी अनुवाद बताइए। देखो यहाँ पर अभी तक जो आपने सबसे पहले जो बाइबल से ज्यादा, मतलब बाइबल का तो बहुत ही ज्यादा उसमें बार बार प्रतिलिपि बनी है, लेकिन इसका भी बहुत बार अनुवाद किया है। देखो जैसे बाइबल का बहुत बार, मतलब बाइबल के बाद इसका दूसरे नंबर पर आता है कि उसका मतलब बहुत ही ज्यादा इसका अनुवाद किया गया है, हिंदी में भी किया है और इसका क्या कहते हैं फारसी में भी किया है, इवन अरबी में भी किया है, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले सारे स्टूडेंट बताइए कि फारसी अनुवाद जो किया है वो कौन सा नाम है और किसने किया है। पहले तो हम बात करते हैं अनवर ए सुहेली की बात करते हैं, ठीक है, अनवर ए सुहेली, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अनवर ए सुहेली को जो अनुवाद किया था वो किसने किया था? फैजी ने किया था, याद करिएगा, ठीक है। किसने किया था? फैजी, याद रखिएगा, किसने किया है? फैजी। फारसी अनुवाद है पंचतंत्र का, अनवर ए सुहेली है, ठीक है, जिसका अनुवाद किया था फैजी ने किया था। अब हम क्या देखेंगे? पंचतंत्र का जो दूसरा अनुवाद है फारसी अनुवाद, ठीक है, याद रखिएगा, जिसका क्या नाम है? अयार ए दानिश। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है, जिसका अनुवाद जो किया है वो किसने किया है? अबुल फजल ने किया है, ठीक है। अगर हम अकबर के टाइम की बात करें कि सबसे ज्यादा जो इनका लेखक है या सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा इनका अकबर कालीन का जो प्रिय जो लेखक था जिसे सबसे ज्यादा मानते थे वो अबुल फजल को मानते थे, ठीक है। तो याद रखिएगा अबुल फजल, ठीक है, अबुल फजल, याद रखिएगा। ये चीज आपका पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। ये चीज देखो अच्छे से ध्यान सुनिएगा। अब हम देखो बहुत सारा, एक बार मैं पढ़ा रही थी तो सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सारा एकदम सब खिचड़ी पक गई है ना, तो यहाँ पर बिल्कुल खिचड़ी नहीं पकाएंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे और आपको अच्छे समझाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अभी प्रैक्टिस सेट करेंगे, तो प्रैक्टिस सेट में भी आप जानते हैं कि पूरा सारा कंफ्यूजन नहीं दूर हो पा जाते हैं। हमेशा अगर प्रैक्टिस सेट करते हैं तो हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, अगर चारों ऑप्शन के बारे में बताते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक ऑप्शन के बारे में मैं प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगी ताकि आप कंफ्यूजन भी दूर हो जाए। साथ साथ में बिल्कुल प्रागैतिहासिक से शुरू करेंगे आपका प्रैक्टिस सेट, ठीक है। आज टाइम मिलता है तो बिल्कुल आपका भी आज प्रैक्टिस सेट करा दिया जाएगा 10:30 या 11 बजे जब भी हो, लेकिन सोना नहीं है ना, बहुत सारे स्टूडेंट सो जाते हैं तो सोइएगा नहीं। चलिए, तो यहाँ पर हिंदी अनुवाद है, तो हिंदी अनुवाद तो सब लोग जानते हैं, हिंदी अनुवाद तो आपका यही हो गया, पंचतंत्र हो गया। अगर इसकी हम लेखक की बात करें तो कौन हो जाएंगे? विष्णु शर्मा हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? पंचतंत्र हो जाएगा। पंचतंत्र जो हिंदी अनुवाद किया था, ठीक है, वो किसने किया था? विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी इसके जो लेखक है सब याद कर लीजिए, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, पंचतंत्र मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसको अच्छे से याद करिएगा, ओके। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे अरबी अनुवाद। देखो अरबी अनुवाद, देखो अभी तक आपने फारसी अनुवाद देखे थे, तो दोनों आपने फारसी अनुवाद देख ली, तो सारे स्टूडेंट जल्दी से अरबी अनुवाद बताइए कि अरबी अनुवाद जो किया था वो क्या है। तो यहाँ पे बता देते हैं, कलील है दमन है, ठीक है,
कलिल है, दमनह है, इसका भी किसने किया है? कवि रुद्गी। ठीक है, तो सब मैंने लिखवा दिया है, आपको अच्छे से याद करिएगा। देखो यहाँ से आपको इतना मैटर कहीं भी नहीं मिलेगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको जितना भी है बिल्कुल आप टाइम से ज्वाइन होइएगा। बाकी तो आपका टाइम वो दे दिया जाता है कि टेलीग्राम पे, तो आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं, तो आपको पता भी चल जाएगा, क्योंकि मैं मैसेज डाल ही देती हूँ। जितने भी स्टूडेंट मतलब टाइम अगर चेंज करती हूँ तो टाइम डाल देती हूँ। सारे स्टूडेंट कोशिश करा करिए कि टाइम से ज्वाइन हुआ करिए, उसी टाइम में आप इसको देखिए और उसी टाइम में आप इसको लर्न करिए और नोट डाउन करिए। ओके, चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर चित्रों की संख्या है, तो चित्रों की संख्या है क्या हो जाएगी आपकी 96 हो जाएगी। देखो अगर हम पंचतंत्र की बात करें, फारसी अनुवाद की बात करें, तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट तो अय्यार दानिश वाला है। ठीक है, तो याद रखिएगा। वो अनवर सुहेली वाला है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसका फैजी ने किया है। हिंदी का है पंचतंत्र, तो क्या हो जाएगा आपका विष्णु शर्मा हो जाएगा। अगर हम बात करें थे अरबी अनुवाद की, तो कलील है, दमने हो जाएगा, तो कभी रुदगी हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चित्रों की संख्या है तो 96 होगी। सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ चित्रण जो बने हुए हैं, मतलब जो इसका सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ जो चित्रण बने हुए हैं वो कौन से हैं? पशु और पक्षी के बने हैं। ठीक है, याद रखिएगा, पशु पक्षी, ये चीज याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे महाभारत की बात करेंगे। महाभारत की बात करेंगे जिसे युद्धों की पुस्तक कहा जाता है। किसकी पुस्तक कहा जाता है? युद्धों की पुस्तक कहा जाता है, जिसका टाइम है 1582 से 89 तक का टाइम है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर फारसी अनुवाद। कभी कभी महाभारत का तो बहुत बार एग्जाम में फारसी अनुवाद अभी तक एग्जाम में आता है कि महाभारत का जो फारसी अनुवाद है वो क्या हो जाएगा आपका? रज़्मनामा हो जाएगा। क्या हो जाए आपका? रज़्मनामा। ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है, तो सभी लोग जानते होंगे कि क्या हो जाएगा आपका रज़्मनामा। अगर हम इसकी लेखक की बात करें, लेखक कौन से हो जाएंगे आपके? कादिर बदायूनी हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? कादिर बदायूनी। बाकी सब लोग ने क्वेश्चन तो देख ही लिए होंगे, तो सब लोग आंसर दीजिए क्या क्या है कादिर बदायूनी। बाकी सब लोग ने तो पढ़ा ही होगा ये पूरा महाभारत का। ठीक है, तो यहाँ पर जो चित्रकारों, यहाँ पे पहले चित्रकारों की बात करेंगे और यहाँ पे चित्र की संख्या, यानी कि जो चित्रकार हैं, पहले हम बात करेंगे चित्रकारों की। जो चित्रकार हैं वो यहाँ पर कितने चित्रकार हैं? तो 50 चित्रकार थे। ठीक है, 50 चित्रकार हैं। और यहाँ पर चित्रों की बात करें तो वो कौन से हो जाएंगे? 169 चित्र हो जाएंगे इसके। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों ही 169 और यहाँ पर 50। ठीक है, 50 चित्रकार हैं जिसपे 169। ठीक है, दसवंत द्वारा बनाए गए चित्रों की संख्या, अभी तो आपने देखी कि यहाँ पर चित्रकारों तथा चित्रकारी की संख्या है, तो 50 चित्रकार हैं जिसमें 169 चित्र बने हुए हैं। जो जिसमें दसवंत ने चित्र बनाए हैं, अब उसकी पूछ रहा है कि दसवंत ने 169 में से उसने कितने बनाए थे, तो कितने हो जाएंगे आपके? 24 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 24। ठीक है, 24 चित्र। चलिए, तो अब हम बात करेंगे इसकी लागत की बात करेंगे। देखो आप भी जानते हैं कि उस टाइम की बात है, यहाँ पर कितनी टाइम की? 1500। तो समझ सकते हैं कि यहाँ पर 1 लाख 2 लाख भी बहुत ही ज्यादा होते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका मतलब जो लागत लगी थी इसकी महाभारत में जो बनाने के लिए, चित्रण के लिए, पांडुलिपि तैयार करने के लिए, उसकी कितनी लागत लगी थी? 4 लाख। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर प्रमुख कलाकार है, यानी कि यहाँ पर जो प्रमुख कलाकार थे रज़्मनामा में, अभी तो आपने देखा था कि 50 चित्रकारों ने इनका सहयोग दिया था, लेकिन यहाँ पर क्या बात कर रहा है अब कि यहाँ पे जो प्रमुख कलाकार है वो कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो आप अभी तो बता ही था आपका, अच्छा इसमें दिया नहीं है, दसवंत है। सबसे पहले दसवंत लिखेंगे, दसवंत मिस्किन, और कौन सा हो जाएगा आपका? बसावन। दसवंत मिस्किन और बसावन हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, दसवंत मिस्किन और बसावन ये हैं प्रमुख कलाकार थे किसके? रज़्मनामा के। अब हम बात करेंगे प्रथम प्रति संग्रहालय। तो प्रथम प्रति संग्रहालय कहाँ हो जाएगी? सवाई मानसिंह द्वितीय, जयपुर में। ठीक है, याद रखिएगा, सवाई मानसिंह द्वितीय, जयपुर। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी तो मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूं, तो इसको अच्छे से लर्न करिएगा। ठीक है, तो अगर हम द्वितीय प्रतिलिपि की बात करें, एक मिनट ब्लैक कलर से लिख देती हूँ, नहीं तो सब कुछ ब्लू ब्लू हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी? द्वितीय प्रतिलिपि की बात करते हैं। तो द्वितीय प्रतिलिपि क्या हो जाएगा आपका? ब्रिटिश संग्रहालय।
ब्रिटिश संग्रहालय कहाँ पर है? अभी मैंने बताया था ब्रिटिश संग्रहालय कहाँ हो जाएगा? लंदन। ब्रिटिश संग्रहालय लंदन, याद रखिएगा। ठीक है, बाकी तो इतना समझ में आ ही गया होगा, लंदन लिखा है। ठीक है, लंदन। चलिए, तो ये चीज हो गया। अब हम बात करेंगे टी.एच. हेंडले ने अपनी पुस्तक रज़्मनामा मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है, जो इनकी पुस्तक है रज़्मनामा मैन्युस्क्रिप्ट में रज़्मनामा के 148 चित्र बनाए हैं। ठीक है, याद रखिएगा, मतलब 148 चित्र बनाए नहीं, 148 चित्र जो बनाए हैं मुगल पीरियड में, उसके चित्र उन्होंने छापे हैं। ठीक है, यानी कि प्रिंट करवाए हैं। ठीक है, ये चीज तो आपका कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे तीसरा पॉइंट है जो भारतीय कथाओं का ही चित्रण है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे रामायण है। रामायण का जो समय है 1588 है। अब हम देखेंगे फारसी अनुवाद, यानी कि जो फारसी अनुवाद, इसका तो वही फारसी अनुवाद जो इसमें किया है वो तो अभी मिला नहीं है, लेकिन जो इसका फारसी अनुवाद है वो कौन सा है? तो कौन सा है आपका फारसी अनुवाद? किसने किया है? जल्दी से लेखक बताइए। यहाँ पे लेखक लिख देती हूँ। ठीक है, कादिर बदायूनी। ठीक है, कादिर बदायूनी, याद रखिएगा, कादिर बदायूनी। ठीक है, कादिर बदायूनी आपके महाभारत के भी हो जाएंगे और रामायण के भी हो जाएंगे। अब हम बात कर देंगे संग्रहालय। तो संग्रहालय भी आपके यहाँ पर सवाई मानसिंह द्वितीय है, तो यहाँ पर भी सवाई मानसिंह द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप पूरा नाम लिख लीजिए, 1 मिनट, अब्दुल, है ना, पूरा नाम लिख लीजिए, अब्दुल कादिर बदायूनी। संग्रहालय हो जाएगा तो आपका कौन सा हो जाएगा? सवाई मानसिंह द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, सवाई मानसिंह द्वितीय। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर तो रामायण का बस इतना ही है। अब रामायण में देखते हैं कि यहाँ पर 3 पॉइंट आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब देखते हैं अन्य भारतीय ग्रंथ। जो अन्य भारतीय ग्रंथ है वो कौन कौन से हैं? एक तो है आपका भगवद गीता, जिसका अनुवाद किया था फैजी ने। नल दमयंती है, ये भी फैजी ने किया है। लीलावती की अगर बात करें तो ये भी फैजी हो जाएगा। अथर्ववेद की बात करें तो हाजी इब्राहिम, जो हिंदी में किया है। ठीक है, राजतरंगड़ी की बात करें, ठीक है, राजतरंगड़ी की बात करें हम, मुल्ला शाह मोहम्मद है। ठीक है, हरवंश पुराण की बात करें तो मौलाना शेरी। ठीक है, तो ये चीज जो है, और कभी कभी देखो इनके लेखक भी पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी इनके पूछ लिए जाते हैं, भगवत गीता का भी पूछ सकते हैं, नल दमयंती हो गया, और आपका राजतरंगड़ी हो गया, आपका कौन सा हो गया, हरवंश पुराण। तो ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर अन्य, मतलब भारतीयों में अन्य भी यहाँ पर इनका अनुवाद किया गया है, जैसे कि योग वशिष्ठ हो गया, कृष्ण चरित्र, मतलब इनके चित्र बनाए हैं, पांडुलिपि, यानी कि कथा सरित सागर हो गया, और एक रसिक प्रिया हो गया। ठीक है, आप भी और भी मिले हैं जो यहाँ पे प्रमुख हैं, वो मैंने आपको सब बता दिए हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर ऐतिहासिक ग्रंथ की बात करेंगे। ठीक है, अभी आपने कौन सा पढ़ा आपने? अभारतीय पढ़ा। ठीक है, अभारतीय पढ़ा, उसके बाद आपने क्या पढ़ा? भारतीय पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे, लास्ट हमारा टॉपिक है ऐतिहासिक ग्रंथ। ठीक है, अभी आपका यहाँ पे खत्म नहीं है, इसके बाद भी एक बार और मैटर आपका मतलब नोट डाउन करूंगी, उसके बाद बताती हूँ। ठीक है, पहले हम देखते हैं अकबरनामा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोग भी जानते हैं। अकबरनामा है तो जो आईने अकबरी, ठीक है, जो आईने अकबरी है उसका जो मतलब यहाँ पे लिख देती हूँ, पहले लेखक की बात लिख देती हूँ। ठीक है, जो लेखक हो जाएंगे वो कौन से हो जाएंगे आपके? अबुल फजल। ठीक है, क्या हो जाएंगे? अबुल फजल हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, अबुल फजल हो जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखिए। जिसका अयार दानिश का भी अबुल फजल ने किया है, और यहाँ पर अकबरनामा का भी अबुल फजल। ठीक है, तो अयार दानिश और अकबरनामा, ये दोनों चीज साथ में याद कर लीजिएगा कि समझ जाइए कि हाँ, दोनों का ही फारसी अनुवाद किसने किया है? अबुल फजल ने किया है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि आईने अकबरी। ठीक है, आईने अकबरी के कितने भाग हैं? 5 भाग हैं, याद रखिएगा, 5 भाग हैं, 5 भाग हैं, याद रखिएगा ये चीज। अब हम बात करते हैं 4 अध्याय, मतलब 4 अध्याय या फिर भाग, यानी कि 4 अध्याय में आपको क्या देखने को मिल जाएगा? अकबर के शासन की व्यवस्था की जो प्रणाली है वो आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं अकबर की शासन व्यवस्था, मैं लिखते भी जा रही हूं, यहाँ पे छोटा हो गया है, प्रणाली। ठीक है, जीवन प्रणाली जीवन। ठीक है, अंतिम अध्याय में आपको क्या देखने को मिल जाएगा? अबुल फजल की जीवनी।
अबुल फजल की जीवनी मिल जाएगी। याद रखिएगा, अबुल फजल की जीवनी मिल जाएगी। देखो यहाँ पर अकबरनामा में इसको दो भागों में पढ़ा है। एक तो जो चार खंड आपको दिखेंगे, यानी कि 5 अध्याय में विभक्त है, यानी कि 5 भागों में विभक्त है। जो आपको यहाँ पर 4 अध्याय में मिलेंगे वो क्या मिलेंगे आपको, अकबर की मतलब जो शासन व्यवस्था है वहां पर उसके जीवन प्रणाली का मिल जाएगा। ठीक है, अगर जो हम अंतिम पार्ट की बात करें, जो लास्ट वाला पार्ट है यानी कि जो 5वां खंड है, ठीक है, तो वहां पर उसमें क्या मिल जाएगा, अबुल फजल की जीवन का यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मतलब दोनों के विषय जो है, अबुल फजल और अकबर का दोनों के विषय मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो चित्र है, सलीम का जन्म है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसको कितने भागों में विभक्त किया है, मतलब 6 भागों में इसको विभक्ति करा है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं सलीम का जन्म जो सर्वोत्तम कृति है और अकबर कालीन हो जाएगी। जो सलीम का जन्म में देखते हैं कि यहाँ पर, ठीक है, इसके बाद ये बाद में पढ़ेंगे। सलीम का जन्म में देखते हैं, इसको मैंने नीचे कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला है महल के बाहर दान बांटने वाला, नंबर 1। चलो मैं यहाँ पे नंबर भी लिख देती हूँ। नंबर 1 है स्त्रियों का जमघट व सलीम का स्नान, ये नंबर 2 हो जाएगा। नंबर 3 हो जाएगा जज्जा बच्चा के कमरे का दृश्य। नंबर 4 हो जाएगा आपका, एक रह गया है क्षितिज आकाश, क्षितिज आकाश एक रह गया है। 6 है, इसमें 6 दृश्य का अंकन है। एक कौन सा रह गया है, महल के बाहर दान बांटने वाला, स्त्रियों का जमघट व सलीम का जन्म या स्नान। ठीक है, यहां पर ये हो जाएगा दूसरा, तीसरा हो जाएगा, ये तीसरा, चौथा हो जाएगा, 5वां हो जाएगा और 6ठा हो जाएगा। एक मिनट नंबरिंग सही से कर देती हूं मैं। ठीक है, तीसरा, दूसरा, तीसरा, सॉरी चौथा हो जाएगा, नंबरिंग भी गलत कर रही हूँ। चलिए, तो ये चीज हो गया। अब हम बात कर देंगे है दूसरा नंबर, रणथंभौर किले की घेराबंदी। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला भी, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला भी। रणथंभौर किले की घेराबंदी, इसमें क्या दिखाया है, बादशाह अकबर बाज पक्षी के साथ हैं। ठीक है, याद रखिएगा किसके साथ है, बाज पक्षी के साथ हैं। अब हम देखते हैं 117 चित्र, जो 117, एक मिनट में कलर ही चेंज कर लूं। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं 117 चित्र हैं। 117 चित्र हैं, विक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालय में है। ठीक है, कहाँ, लंदन में। 61 चित्र हैं जो कहाँ पर है, चेस्टर बीटी संग्रहालय डबलिन में है। ठीक है, ये चीज तो मैंने आपको बता दिया है, इसको अच्छे से लर्न करिएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में देखते हैं। ठीक है, चलिए एक ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में देखते हैं। दूसरा पॉइंट है वकायत बाबरी। ठीक है, इससे पहले मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको बता दिया है, अकबरनामा। ठीक है, ये ऐतिहासिक ही ग्रंथ है। ठीक है, तो नंबर 2 पर हम चल रहे थे, ये कौन से ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये वकायत बाबरी है। तो जल्दी से सारे स्टूडेंट बताइए कि इसका फारसी अनुवाद वो किया था, वो किसने किया था, जल्दी से सारे स्टूडेंट बताइए। तो फिर जल्दी से लिखते हैं, आपकी जल्दी से क्लास भी खत्म कर देते हैं। अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, तो सबके जितने भी है फारसी अनुवाद जिसने भी किए हैं उसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो एग्जाम में आ जाता है तो अच्छे से याद करिएगा। ठीक है, तो वकायत बाबरी है जिसका फारसी अनुवाद किसने किया है, अब्दुल रहीम खान खाना ने किया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो चित्रकार, देखो सब में मैंने लिखवाया है चित्रकार और तथा चित्रों की संख्या है। चित्रकार जो हो जाएंगे वो 48 हो जाएंगे। 48 यहाँ पे चित्रकार लिख सकते हैं, चित्रकार, और यहाँ पर चित्रकार। और अगर हम बात करें चित्र तो कितने हो जाएंगे, 144 चित्र हो जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, बाकी आप अपना कैसे भी तरीके से नोट करिए। ठीक है, आपके नोट्स हैं। ठीक है, तो उसको लर्न भी करिएगा। प्रथम प्रति अकबर को किसने भेंट करी थी, यानी कि जो प्रथम प्रति जो अकबर को भेंट करी थी किसकी, वकायत बाबरी, यानी कि बाबरनामा। अच्छा, बाबरनामा मैंने लिखा ही नहीं है कहीं भी। चलिए, तो यहाँ पर लिख देती हूँ बाबरनामा। चलिए, तो बाबरनामा है। चलिए, तो वकायत बाबरी है फारसी अनुवाद। ठीक है, तो बाबरनामा का जो प्रथम प्रति जो अकबर को किसने भेंट करी थी, तो अब्दुल रहीम खान खाना ने ही अकबर को भेंट करी थी प्रथम प्रति। ठीक है, तो अब्दुल रहीम खान खाना लिख लीजिए। ठीक है, अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे प्रथम प्रति संग्रहालय में है, यानी कि जो प्रथम प्रति है वो संग्रहालय में है, वो कब है, तो सारे स्टूडेंट बताइए। प्रथम प्रति संग्रहालय में है, सारे स्टूडेंट बताइए जल्दी से, कौन सी है प्रथम प्रति संग्रहालय में है। तो यहाँ पे ब्रिटिश संग्रहालय
ब्रिटिश संग्रहालय तो सब लोग जानते ही हैं कि कहाँ पर है ब्रिटिश संग्रहालय, लंदन। ब्रिटिश संग्रहालय, ठीक है, याद रखिए ब्रिटिश संग्रहालय लंदन। चलिए, तो ब्रिटिश संग्रहालय लंदन है। द्वितीय प्रतिलिपि, द्वितीय प्रतिलिपि अभी हमने किसकी बात करी है, प्रथम प्रतिलिपि, जो यानी कि जो अकबर को भेंट करी गई थी उसकी बात कर रहे हैं, वो आपकी कौन सी हो जाएगी, ब्रिटिश संग्रहालय, ठीक है, लंदन में। अब हम बात कर रहे हैं दूसरी प्रतिलिपि की बात करेंगे। जो दूसरी प्रतिलिपि है वो कहां पर हो जाएगी आपकी, मतलब जो आगरा कॉलेज से प्राप्त हुई थी, यानी कि जो द्वितीय प्रति है वो आगरा कॉलेज से प्राप्त हुई थी, वो अभी यहाँ मतलब वर्तमान में वो कहाँ पर है, तो कहाँ पर हो जाएगी, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली हो जाएगी। कहाँ पर हो जाएगी आपका, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। देखिए, आप लोग कहते हैं कि लिख लिख कर पढ़ाइएगा, अगर मैं लिख लिख के पढ़ाने लगी तो मुझे लगता है कि 2 से 3 घंटे की क्लास चली जाएगी, है ना। तो मैं सोच रही थी कि आपका जल्दी से खत्म हो जाए। अब मुगल, देखो मुगल भी आप लोग भी जानते हैं, बहुत ही लंबा चैप्टर है और मैं चाहती हूँ जल्दी से खत्म हो जाए, तो मैं राजस्थानी और पहाड़ी कराऊँ, और राजस्थानी पहाड़ी खत्म होते ही जल्दी से मतलब काली घाट और आपका कंपनी शैली भी बीच में भी छूट गया, कंपनी शैली भी करानी है आपको, और आपकी काली घाट शैली भी। देखो 4 चैप्टर तो आपके रह गए हैं, ठीक है। तो जल्दी से इंडियन खत्म करते हैं, फिर उसके बाद वेस्टर्न स्टार्ट कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं, संडे को हो सकता है कि आपको ग्राफिक का ले लूँ क्लास, तो ग्राफिक की क्लास करवा दूंगी मैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे 48 चित्रकारों में। अभी देखा आपने, देखो चित्रकार तो चित्रों की संख्या देखी, ठीक है, 144 उनके चित्र हो जाएंगे। अगर चित्रकारों की बात करें तो वो कितने हो जाएंगे, 48। तो यहाँ पर 48 चित्रकारों में से किसके किसके यहाँ पर मतलब नाम देखने को नहीं मिलते हैं, तो कौन कौन से ऐसे हैं जो चित्रकार जो नाम देखने को नहीं मिलते हैं, यहाँ पर लिख देती हूँ। एक तो बसावन, ठीक है, दौलत, और कौन सा हो जाएगा, लालचंद लाल, ठीक है। तो यहाँ पर बसावन, दौलत, अलाल हैं। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे चित्र, चित्र है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाबर बगीचे में दावत करते हुए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। बाबर बगीचे में दावत करते हुए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे बाबर सोन नदी पार करते हुए, ये किसका चित्र है, जल्दी सारे स्टूडेंट बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला भी, देखो मैं तो सब सारे ही बता देती हूँ कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप याद करिए इसलिए बोलती हूँ मैं। तो ये किसका हो जाएगा, जगन्नाथ का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, जगन्नाथ, ठीक है, याद रखिएगा। पूछ भी लिया जाता है कि जगन्नाथ कौन से मतलब उसका आर्टिस्ट था, किसके टाइम पीरियड का। चलिए, तो अब हम बात करेंगे खानदाने तैमूरिया, तैमूरनामा, ठीक है। अभी हमने किसकी बात करी है, बकायत-ए-बाबरी। अब हम बात करेंगे खानदाने तैमूरिया, ठीक है। तो यहाँ पे है तैमूर वंश का इतिहास मिलता है किसमें, यहाँ पर देखो अब मुझे आलस आ गया, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाते बनाते पहले थ्योरी से क्वेश्चन बनाती हूँ, फिर धीरे धीरे मुझे आलस आता गया और फिर यहाँ से स्टार्ट कर दिया। चलिए, तो खानदाने तैमूरिया है, तैमूर वंश का इतिहास मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर 132 चित्र मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर कितने चित्र मिलते हैं, 132 मिलते हैं। सर्वाधिक चित्र हैं वो किसके बने हुए हैं, दसवंत के बने हुए हैं। जो सर्वाधिक चित्र बने हैं खानदाने तैमूरनामा में, वो दसवंत द्वारा बनाए गए हुए चित्र हैं, ठीक है। संग्रहालय की अगर बात करें तो यहाँ पे खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना में हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे इसी ग्रंथ के अनुसार अकबर व हुमायूं ने काबुल में शिराजी से कला की शिक्षा ली थी। इसी ग्रंथ के अनुसार, ये मैंने इससे पहले आपको लिखवाया भी था ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो मैंने दोबारा लिखवा दिया है क्योंकि इसका जो टॉपिक चल रहा है तैमूरनामा, तो तैमूरनामा के लिए इसलिए मैंने दोबारा से लिखवा दिया है। कोशिश करा करिए कि आप इसको लर्न करिए, बार बार कहती हूँ कि इसको लर्न करिए, ठीक है। देखो, एक बार चीज लर्न करने से आपको लर्न नहीं होती है, जब तक रटिए उसको, ये समझ लीजिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे तारीख-ए-अल्फी, ठीक है। तारीख-ए-अल्फी की बात करते हैं। यहाँ पे लेखक हैं, जो लेखक हैं वो कौन से हो जाएंगे आपका, मुल्ला मोहम्मद तथा जफर बेग, ठीक है, मुल्ला मोहम्मद तथा जफर बेग। ऐसे कैसे हो जाता है, कभी कभी नाम ही नहीं निकलता है। चलिए, तो लेखक कौन से हो जाएंगे आपके, मुल्ला मोहम्मद तथा जफर बेग है, जिसका जो विषय है वो इसमें जो मिलता है वो दुनिया का इतिहास मिलता है, पूरे वर्ल्ड का इसकी हिस्ट्री मिलती है। चलिए, शाहनामा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी याद करिए। शाहनामा के बहुत बार पूछ लिए जाते हैं कि जो इसका लेखक है वो कौन है, फिरदौसी हो जाएंगे, ठीक है। अगर इसमें क्या मिलता है, ईरान के राजाओं का इतिहास मिलता है,
तारीख अल्फी में क्या मिलता है? दुनिया का इतिहास मिलता है, और इसमें आपको ईरान के राजाओं का इतिहास मिलता है। ठीक है, शाहनामा में अकबर शासन के अंतिम समय में चित्रित हुआ है। जो ये शाहनामा है वो अकबर के शासन के अंतिम समय में चित्रित हुआ है। ठीक है, शाहनामा की एक प्रति बाबर भारत आते समय लाए थे। यही जो प्रति है शाहनामा, ठीक है, उसकी एक प्रति बाबर भारत आते समय लेकर आए थे। ठीक है, कौन सी प्रति? शाहनामा की। संग्रहालय की अगर हम बात करें तो कौन सा हो जाएगा? चेस्टर बीटी संग्रहालय। अब हम बात करते हैं जोग बहिस्ते की बात करते हैं। जोग बहिस्ते का जो समय है वो 1602 है। प्रसिद्ध चित्र है तो एक राक्षसी राजा से साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू करते हुए। ठीक है, संग्रहालय की अगर हम बात करें तो यहाँ पर चेस्टर बीटी संग्रहालय डबलिन। तो ये ध्यान से सुनिएगा कि आप लोग जो संग्रहालय हैं, जो चेस्टर बीटी संग्रहालय हैं, उसकी एक अलग सी लिस्ट बना लीजिए। जो ब्रिटिश संग्रहालय के हैं वो एक अलग सी बना लीजिए, और ये देख लीजिए कि कौन कौन कहाँ पर संग्रहालय में है। ठीक है, तो ज्यादा कंफ्यूज मत करिएगा। ठीक है, तो चेस्टर बीटी ये भी हो जाएगा, चेस्टर बीटी ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको चेस्टर बीटी की अलग मिलेंगे ब्रिटिश संग्रहालय के लिए। अभी देखो आपने ब्रिटिश संग्रहालय यहाँ पर देखा था, कौन सा हो गया आपका? ब्रिटिश संग्रहालय। प्रथम प्रति है जो ब्रिटिश संग्रहालय में है, और इसकी जो दूसरी प्रतिलिपि है जो आगरा से मिली है ये राष्ट्रीय संग्रहालय में है। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जमाई तौरिक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? मंगोल वंश का इतिहास मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसमें मंगोल वंश का इतिहास मिलेगा। मुंतख्वा है, उत तौरिक है, तो यहाँ पे फारसी अनुवाद जो किया है वो किसने किया है? कादर बदायूनी ने किया है। इसमें हिंदुस्तान का आम इतिहास मिल जाएगा। आम का मतलब ये नहीं कि मैंगो वाला आम है, आम का मतलब है कि नॉर्मली से, साधारण रूप से। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदुस्तान का आम इतिहास मिल जाएगा। ठीक है, अजायब उल मखलूकात, ऐसे लग रहा है मखलूकात, नाम भी ऐसे उर्दू नाम है, अरबी फारसी। चेस्टर बीटी संग्रहालय है, शादी का गुलिस्ता है, तो यहाँ पे रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला भी, याद रखिएगा। दहरावनामा है, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है। जफरनामा के संगेजनामा है, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है। ठीक है, तो इसको याद करिएगा, अच्छे से याद करिएगा। मैंने अकबर कालीन सारे आपके ग्रंथ कंप्लीट करा दिए हैं, कोशिश करा करिए तो आपको अच्छे से याद करिए। आपके पास बहुत सारा टाइम है तो अच्छे से याद करिए, लर्न करिए। ठीक है, अभी बिल्कुल नींद वींद बिल्कुल भूल जाइए, और उसको देखो रात में तो आराम से टाइम होता है, सब शांति होती है, तो रात में ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़िए और सुबह जल्दी उठिए और जल्दी उठ के उसको पढ़ाई करिए। ठीक है, तो अभी जो टाइम है, अभी आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिनका एग्जाम की अभी तैयारी नहीं हो पाई है या बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, तो बिल्कुल अभी से स्टार्ट हो जाए और अपना नोट्स बनाना शुरू कर दें और उसको लर्न करना शुरू कर दें। ठीक है, जब तक आप लर्न नहीं करेंगे तब तक आप तो नोट्स कितने भी बना लो, कोई सब बिल्कुल कूड़ा है, कुछ भी कोई काम नहीं आएगा। ठीक है, तो उसको उठाओ और उसको लर्न करना शुरू कर दो। ठीक है, तो बाकी फिर मिलते हैं कल। बाकी तो आपकी क्लास थोड़ी 2-3 दिन से आपकी इधर से उधर क्लास हो गई है। ठीक है, लेकिन आप सोचते हैं कि टाइम ठीक कर दूं, लेकिन अब क्या करें, हो जाता है, कभी कभी तबीयत खराब हो जाती है। तो ठीक है, तो अब हम ये आपका कर दिया है, इसको अच्छे से लर्न करिएगा। ठीक है, और जाते जाते सारे स्टूडेंट लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा और कमेंट करना भी ना भूलिएगा। सारे स्टूडेंट ने कमेंट करना बंद कर दिया है तो कमेंट भी करिएगा। ठीक है, और बाकी सब्सक्राइब भी करिएगा जो स्टूडेंट नए हैं। ठीक है, बाकी पुराने स्टूडेंट ने तो कर रखा है, जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए है ये। ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं कल। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।